भारत अकेला ऐसा देश है जो असाध जगहों से लड़ रहा है। पाकिस्तानी आतंकवादियों के घुसपैठ से, अवैध बांग्लादेशियों के घुसपैठ से, वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर चीन के गतिरोध से, छोटे आयरलैंड जैसे मालदीव के राजनीति से और अपने ही देश के राज्य कश्मीर और पंजाब के अलगाववादियों से भी, और सातवां विपक्षियों के मुस्लिम तुष्टीकरण के दुकानदारी से। श्रीलंका और म्यांमार अगर मुस्लिम देश होते तो हम वहां से भी लड़ रहे होते। समस्या है देश में न्यायपालिका के तरफा फैसले, राज्य सरकारों की तुष्टीकरण की दृष्टि, उखड़ खावड़ कानून व्यवस्था। जब लचर हो तो देश लाचार और दुर्बल ही बना रहेगा। ममता बनर्जी को बांग्लादेशियों से खास संवेदना क्यों है, आज इस पर ही मेरा वीडियो है। ममता बनर्जी ने क्यों कहा कि बांग्लादेशियों के शरणार्थियों को वे चाहें तो मैं शरण दे सकती हूँ। दिल्ली राजधानी में बड़ी तादाद में अरविंद केजरीवाल मुस्लिम रोहिंग्याओं को शरण दे रखा है। कल इन्हें राजधानी के बीचों बीच मुफ्त में जमीन और पक्के मकान भी मिल जाएंगे। हमारी अपनी जनसंख्या इतनी है कि हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, फिर हमारी इतनी आबादी में किसी बाहरी एक भी व्यक्ति की आवश्यकता है क्या? ये नेता देश के बंटवारे की तरफ धकेल रहे हैं। ऐसे नेताओं पर आखिरकार प्रतिबंध कैसे लगेगा, कौन लगाएगा? बंटवारे के बाद से अब तक पाकिस्तान ने भारत को कभी भी चैन से सांस नहीं लेने दिया है। चीन से भी कई मुस्लिम देशों के बॉर्डर तो सटे हैं, फिर चीन की सीमा में कभी आपने घुसपैठ सुना है? भारत और चीन एक साथ उठे और चीन ने क्यों दिन दुना रात चौगुना अपनी ताकत का विस्तार करता चला गया। चीन आज अमेरिका जैसे देश के अंदर कई कंपनियों का फाइनेंसर है। चीन में भी मुस्लिम आबादी है, फिर भी रोहिंग्या जैसे मुसलमानों को चीन में शरण नहीं मिलता। चीन जैसे शक्तिशाली देश से क्या भारत सिर्फ सेना के बल पर लड़ सकता है? ये तो जानिए बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि नेता मुस्लिम तुष्टीकरण से लगातार भारत की जमीन कमजोर कर रहे हैं। बांग्लादेश और भारत 4096 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, जो दुनिया की 5वीं सबसे लंबी भूमि सीमा है, जिसमें असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और पश्चिम बंगाल शामिल है। बांग्लादेश से अवैध तरीके से भारत में घुसने वाले अप्रवासियों की तादाद इन राज्यों में करोड़ों में है। पश्चिम बंगाल की जनसंख्या अनुमानतः 10 करोड़ है और बांग्लादेश की जनसंख्या अनुमानतः 16 करोड़। पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष का दावा है कि भारत में कुल 2 करोड़ मुसलमान घुसपैठिए मौजूद हैं, जिसमें से 1 करोड़ तो पश्चिम बंगाल में ही है। बांग्लादेश से भारत की सीमा पाकिस्तान की तरह सुदृढ़ नहीं, अतः छुप कर कुछ प्रलोभन देकर बांग्लादेशी रोजगार के लिए भारत की सीमा में आ जाते हैं। चूंकि इनकी भाषा, वेशभूषा और शारीरिक बनावट में अंतर भी नहीं, इसलिए जल्दी पहचाने भी नहीं जाते। और यह समस्या पिछले 50-60 सालों से है। राजनीतिक स्वार्थ ने, वोट बैंक की राजनीति ने अपने देश की इतनी दुर्दशा कर दी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो चला है। ये नेता अपने स्वार्थ की दुर्बल राजनीति को साधने के लिए कैसे सोच लेते हैं कि भारत की जमीन पर सिर्फ उनका ही अधिकार है, चाहे जो मर्जी फैसला ले। भारत में प्रवेश के कुछ ही दिनों बाद आधार कार्ड से लेकर वोटर आईडी कार्ड, पहचान पत्र, सब कुछ यहाँ आसानी से बन जाता है। राजनीतिक व्यवस्था, वोट बैंक की राजनीति ने घुसपैठियों के लिए सब कुछ आसान कर दिया है। अवैध घुसपैठियों को चिन्हित करना तो मुश्किल ही है, इसलिए लगातार भारत में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों का कोई निश्चित डेटा आपको मौजूद नहीं मिलेगा। क्यों आते हैं बांग्लादेशी और रोहिंग्या भारत में? बांग्लादेश में बहुत गरीबी थी, वहां पर कोई मुफ्त में खाना नहीं खा सकता, जैसे अपने यहाँ पर हर वक्त सरकार से आस लगाए बैठते हैं, अनाज फ्री, गैस फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री। दिल्ली जैसी राजधानी में जमीन भी फ्री, आवास और पेंशन सहित सबको निराधार अनेकों योजनाएं, जिससे आदमी का बगैर कोई काम के भी गुजारा हो जाता है। यहाँ पर यहाँ की सरकारें भी वोट बैंक के चक्कर में अनेकों फ्री सुविधाएं देती रहती है। बांग्लादेश में काम करने पर ही पेट भर सकता है अथवा नहीं। बांग्लादेश सरकार हर हाथ को सिर्फ काम दे सकती है, मुफ्त में कुछ भी नहीं, क्योंकि किसी तुष्टीकरण की राजनीति वहां है ही नहीं। सिर्फ एक मुस्लिम देश है। हमारे देश में पिछले 75 सालों में सिर्फ एक धर्म को लुभाने के लिए गरीबी को चरमोत्कर्ष पर ला खड़ा कर दिया है। अवैध बांग्लादेशियों के लिए इस पर भारत में कोई सशक्त नीति है ही नहीं। विदेशों में इस प्रकार से अवैध निवास कर रहे नागरिकों को कड़ी सजा दी जाती है। वहाँ कठोर व लंबा कारावास जैसे सजाएं हैं। साथ ही घुसपैठियों को पनाह देने वाले मकान मालिक को भी सजा का प्रावधान है। इस समस्या से निपटने के लिए ऐसे ही कानून देश में CAA, NRC लाए गए।
जिसका मूल स्रोत बांग्लादेश से भारत में अवैध प्रवासियों के आगमन पर रोक लग सके। घुसपैठ की स्थिति वहीं आती है जहां निकटवर्ती सटे हुए देशों की आर्थिक स्थिति अत्यधिक खराब होती है। जैसे अमेरिका भी मैक्सिको के लोगों के घुसपैठ को झेल रहा है, जबकि अमेरिका में भारत जैसी स्थिति नहीं है। बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति सुधरती जा रही है, जबकि भारत की स्थिति बिगड़ती जा रही है, क्योंकि बांग्लादेश की गरीबी हमारे यहाँ आ रही है। विश्व बैंक IMF के नए आंकड़े आने से स्पष्ट है कि 2019 से बांग्लादेश के प्रति व्यक्ति आय भारत से अधिक रही है। वर्ष 2021 बांग्लादेश की योजना मंत्री M.A. मनान ने बताया था कि देश के प्रति व्यक्ति आय $2,227 हो गई है। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में विपक्ष पूरा सराबोर है। वोट बैंक की राजनीति के अलावा विपक्ष को देश की आज भी 1% चिंता नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी अब देश को लगातार निराश कर रहे हैं। लोग सुप्रीम कोर्ट पर भी टीका टिप्पणी करने लगे हैं, क्योंकि लोग जमीन पर हैं, न्यायपालिका सरकारी शानदार बंगलों में। यही वजह है कि देश अब तक विकसित देशों के कतार से बहुत दूर है। सुप्रीम कोर्ट को भी 75 बरस हो ही गए। पुणे जैसे कार एक्सीडेंट पर अब मुजरिमों से निबंध लिखवाया जाने लगा है। हमारी देश की पढ़ाई लिखाई, शिक्षा और प्रगति यहाँ तक आई है क्योंकि जड़ों और जमीन में, मस्तिष्क में रूढ़िवादी कांग्रेस का प्रवाह है। कांग्रेस एक अंग्रेजी और उर्दू पार्टी है जिसे हिंदी और संस्कृत आती ही नहीं, तो भला भारत की संस्कृति सभ्यता से क्या लेना देना। इसलिए इस देश में हिंदू मुसलमान होता रहता है और होता रहेगा। वह दिन दूर नहीं जब देश में फिर कांग्रेस का राज होगा और देश का एक और बंटवारा मुहाने पर खड़ा होगा। जान तो जाएगी हिंदू मुसलमानों की। जिस तरह नेहरू गांधी सुरक्षित थे, उसी तरह नेता, न्यायपालिका के लोग दूसरे बंटवारे में भी सुरक्षित रहेंगे। यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं। देश ऐसी परिस्थितियों से गुजर चुका है, दोबारा गुजर नहीं सकता। यह आपके मन का भ्रम है। दूर की दृष्टि कमजोर है। जिस तरह ममता बनर्जी बांग्लादेशियों के लिए तड़पती रहती हैं, रोहिंग्या मुसलमानों के लिए अरविंद केजरीवाल तड़पता रहता है। तमाम विपक्ष आज मुस्लिम वोट की भूखी है। देश नहीं, पार्टियों की राजनीति प्रबल है। पार्टियों की दुकान चलानी है, इसलिए आज हिंदू और मुस्लिम हो रहा है। नेहरू और आज में फर्क क्या हुआ है? हिंदू वर्ग पहले भी बोलना चाहते थे, लेकिन वे बोले कहाँ। आज सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ने बोलने के अधिकार हिंदू को भी दिए, मुसलमान को भी दिए हैं। मुस्लिम के आड़ में हिंदुओं के प्रति अनदेखी, उपेक्षा के उबाल सोशल मीडिया पर इसलिए गर्म रहता है। आजादी की लड़ाई लड़ने के बाद भी हिंदुओं का पूरी दुनिया में एक भी देश नहीं, जबकि मुसलमानों को पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी बांग्लादेश मिला। हिंदुओं को क्या मिला? रैन बसेरा, एक सार्वजनिक कमरा। इसलिए आज हिंदू मुस्लिम हो रहा है। आज महात्मा गांधी की बड़ी गलतियों का भार है कि देश ढो रहा है, जो आजादी मिलने के बाद भी लोकतंत्र बटा हुआ है। जब हिंदू मुस्लिम की जीवन शैली ही मेल न खाता हो, तो विचारों का मिलाप कहाँ तक? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, कब तक जोड़े रखेगा? और नेता मुस्लिम तुष्टीकरण के चूल्हे में राजनीति की रोटी सेकते रहेंगे। मुझे तो यह समझ नहीं आता कि इतिहास पढ़ाया ही क्यों जाता है, जब देश को गांधी के विचारों पर थोपा जाना था। इतिहास से फिर सबक ही क्या लेना, जो देश कल की तस्वीर देखने में सक्षम नहीं हो। मुस्लिम आबादी देश को निगले जा रही है, ऊपर से मुस्लिम तुष्टीकरण की गणित। सोचिए जरा। आज बस वीडियो में इतना ही। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।